हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स की जर्नी, जिसमें एज पर एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला वाला चैप्टर, जिसका नाम है यहाँ पे सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेट। और आज के लेक्चर में हम पहला प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, ये पूरा टोटल हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं हम लोग कि ये सेट्स होता क्या है, और साथ ही में हम लोग इसके आज कुछ टाइप भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेटा कि ये सेट किसे कहा जाता है। ठीक है, बेटा सबसे पहले हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि मेरे हाथ में एक 5 पेन्स का बॉक्स है। ठीक है, कितने पेन्स है मेरे पास? 5 पेन्स है। ठीक है ना, तो वो 5 पेन अगर मैं किसी एक बंदे को, एक लड़की को या फिर एक लड़के को मैं अगर दिखाऊं, तो और उनको पूछो, समझो कि यहाँ पे मेरे हाथ में ये कितने नंबर ऑफ पेन्स है, तो वो काउंट करके 1 2 3 4 5 ऐसा वो जवाब देंगे। सेम टू सेम वही जो 5 पेन्स है मैंने उठा के किसी दूसरे स्टूडेंट को अगर मैं वहां पे दिखाता हूं, तो वो स्टूडेंट भी वहां पे आप लोगों को बोलेगा कि सर हाँ ये 5 पेन्स है। ठीक है ना, 5 पेन्स, देयर आर 5 पेन्स। तो बेटा जब हम लोग कोई भी चीज लेंगे और उसे अगर हम लोग काउंट करेंगे और पर्सन टू पर्सन अगर उसका आंसर वेरी नहीं हुआ, मतलब सभी का आंसर अगर एक जैसा आता है, तो उसे हम लोग सेट बोलेंगे, चाहे उसमें वैल्यू है हो रहो या वैल्यू ना रहो। फॉर एग्जाम्पल, उसके पहले भी हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वेल नोन, a collection of an collection of well known object, well known object, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमको मालूमात है, जिसके बारे में हमको पता है, ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में हमको अच्छी तरीके से पता है, उसको हम बोलेंगे बेटा सेट। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में हम लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे भी क्वेश्चन है कि सेट किसे कहा जाता है, या फिर दिए हुए क्वेश्चन में कौन कौन से एग्जाम्पल सेट के हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल सेट के नहीं है, उसका रीजन भी पूछा जाएगा। और वो आंसर देते देते हमको इसका जो है सेट किसे कहा जाता है ये अच्छी तरीके से पता भी चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेट किसे कहा जाता है? जिसके बारे में हमको पूरा पूरा जानकारी हो और उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, ऐसे को हम बोलेंगे यहाँ पे सेट। ठीक है, चलो जाते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, और हम जा रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लीजिएगा, हमको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को उन्होंने पूछे हैं कि दिए हुए क्वेश्चंस में कौन कौन से एग्जांपल्स ये सेट के हैं, और आगे ये भी पूछा है जस्टिफाई योर आंसर। आपका आंसर वहां पे आप लोगों को लिखना भी है कि क्यों ये सेट का टाइप है या फिर क्यों ये सेट है। ठीक है, चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, किसका कलेक्शन करना है हम लोगों को? मंथ्स का, महीने का। ऑफ अ ईयर, एक साल में जितने भी महीने होते हैं उस महीने का यहाँ पे कलेक्शन करना है आपको, लेकिन बिगिनिंग विद द लेटर, कौन सा लेटर है? लेटर जे से। इसका मतलब क्या बेटा? आपको ऐसे महीने चुनना है, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों में, इन 12 महीनों में से आपको ऐसे महीने चुनना है, ऐसे मंथ्स चुनना है आपको जिसका
स्टार्टिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग कौन से लेटर से हो रहा हो, जे लेटर से हो रहा हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी हम लोगों को पता है, उसके बाद में जनवरी जे से स्टार्ट होता है, बराबर है। फरवरी, फरवरी नहीं होता है स्टार्ट, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जून भी जे से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो 2 महीने तो मिल गए। इसके बाद में जुलाई, यस जुलाई भी स्टार्ट होता है जे से ही। इसके बाद में और कोई मंथ है क्या? नहीं, हमारे पास इसके अलावा एक भी मंथ, एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसका स्टार्टिंग जे से हो। ये तीनों ही है। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूं, सेट ए इज इक्वल टू ये जनवरी, ये जून और ये जुलाई। बेटा ये इसका आंसर हो चुका है। हम लोगों को ऐसे महीने चुनना है जिसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा हो, जे से हो रहा हो। और अगर मैं ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों को पूछता हूं कि आपको ऐसे महीने लिखना है ईयर में के साल में के, ऐसे आपको महीने चुनना है जिसका स्टार्टिंग जैसे होता हो, तो सबका आंसर एक जैसा ही आने वाला है और वो यही आने वाला है करके। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यस इट इज अ सेट, ये सेट का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब क्या, तो अगर पर्सन टू पर्सन अलग अलग लोगों को पूछा जाए और सबका आंसर अगर एक जैसा ही आ रहा है, तो उस एग्जाम्पल को हम सेट का एग्जाम्पल बोलने वाले हैं। और उसका रीजन भी मैंने लिखवा दिया है कि रीजन ये है बेटा कि जे से स्टार्ट होने वाले बस 12 में से ये 3 ही महीने ऐसे है जिसका शुरुआत जो है वो जे से होता है। तो ये सेट का टाइप, ये सेट का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि पर्सन टू पर्सन सबका आंसर एक जैसा आया हुआ है। समझ रहे हो बेटा? चलो अब अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। चलो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो मान लो बेटा कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक सेट ए, एक बच्चा ए ले रहा हूं और दूसरा बच्चा है हमारे पास बी। ऐसे हमारे पास 2 बच्चे हैं। अगर मैं इन दोनों को ये सेम टू सेम क्वेश्चन अगर पूछता हूं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, हमको ऐसे राइटर्स चाहिए जो मोस्ट टैलेंटेड हो। ऐसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कितने, वो भी 10, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का हम लोगों को यहाँ पे ग्रुप बनाना है। तो बेटा ये ए वाला बंदा जो है उसके दिमाग के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे करते 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 10 राइटर्स के नाम लिखेगा। अब सेकंड वाला जो बंदा है वो भी सेम टू सेम 1 2 3 4 5 ऐसा करते 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 10 अलग राइटर्स के नाम लिखेगा। अब हो सकता है इन दोनों में कुछ कुछ सेम हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस ऐसे है कि दोनों का जो आंसर आएगा वो वेरी होगा। चलो मान लेते हैं इसका और इसका आंसर दोनों का सेम आ भी गया, एक स्टेट से है, तो कुछ अलग स्टेट से लो या फिर कुछ अलग कंट्री से लो। अगर अलग अलग कंट्री से लेंगे हम 2 आदमी, तो उन दोनों का आंसर क्या होने वाला है बेटा? आंसर वेरी होने वाला है, आंसर एक जैसे आने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, नो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज आंसर इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या हो रहा है बेटा? पर्सन टू पर्सन आंसर क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है करके दिया हुआ जो क्वेश्चन है, वो दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो सेट का नहीं है।
पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और उनको पूछना कि एक साल में जो कुछ महीने आते हैं उन महीनों में से ऐसे महीने आपको चुनना है जिसका स्टार्टिंग लेटर जे हो। तो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको सेम टू सेम यही आंसर मिलने वाला है, आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है। करके दिया हुआ जो एग्जांपल है ये सेट का है। और जो अभी का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा उसमें अगर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में हम लोग पूछते तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर हो जाएगा, और जिसके कारण ये दिया हुआ क्वेश्चन सेट का नहीं है, दिया हुआ एग्जांपल सेट का नहीं है। समझ रहे हो बेटा? चलो अब सेम टू सेम क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या करना है, 11 मतलब 11 खिलाड़ी चुनना है जो भी बेस्ट हो और उसमें भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, बॉलर की जरूरत नहीं इसमें, बैट्समैन हो। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर भी हम लोगों ने दो ऐसे अलग अलग ए और बी ऐसे दो अलग अलग इंसान यहाँ पे ले लिए है। समझो एक अपने कंट्री का, ये बाहर वाले अदर कंट्री का, समझो मान लो ऑस्ट्रेलिया का है। अब बेटा दोनों का अगर पूछा जाए कि दोनों में ऐसे, या फिर ये इंडिया का ही, ये पाकिस्तान का पकड़ो, कट्टर दुश्मन, ठीक है ना, ये ए है ये बी सेट है। अब अगर हम लोग दोनों को अगर पूछते हैं कि आपके दिमाग में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन कौन से हैं, तो बेटा 100% इन दोनों का तो जमता नहीं, क्योंकि ये है इंडिया का बंदा, ये है पाकिस्तान का। बेटा 100% इनका जमता नहीं है, तो ये जो है ए वाला बंदा ये 100% क्या करेगा, पूरे के पूरे 11 के 11 नाम इंडिया के ही डालेगा यहाँ पे। और जो पाकिस्तान का है ये क्या करेगा, 100% सभी के सभी 11 नाम, जो 11 क्रिकेट बैट्समैन चाहिए वो सब के सब किसका डालेगा, पाकिस्तान का। इसका मतलब दो अगर अलग अलग कंट्री हम लोग चूज करते हैं तो कंट्री के दो अगर अलग अलग पर्सन हम लोग चूज करते हैं तो दोनों का आंसर वेरी होने वाला है कि नहीं? इतना छोड़ दो, अगर दो बेस्ट फ्रेंड भी हो, अगर उनसे भी पूछा जाए तो इसका फेवरेट प्लेयर दूसरा हो सकता है, इस वाले का दूसरा हो सकता है। इसका मतलब 100% कि आप दो या फिर दो तीन चार कोई भी पर्सन लेंगे तो उसका आंसर, उनका आंसर वेरी होने वाला है। अगर अगर आंसर वेरी होता है तो ये भी नो, इसका आंसर भी आएगा कि नो, इट इज नॉट एग्जाम्पल, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। बिकॉज सेम टू सेम रीजन, बिकॉज आंसर इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन आंसर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है करके आंसर जो है इसका पर्सन टू पर्सन वेरी होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसलिए दिया हुआ क्वेश्चन भी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। ओके, आप कोई भी बच्चा है, समझो 9th स्टैंडर्ड में एक बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को अगर हम खड़ा करते हैं और उसको बोलते कि बेटा तुम्हारे क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उसे काउंट करो, तो वो बच्चा उसे क्या काउंट कर पाएगा? यस, डेफिनेटली कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे हो सकते हैं। तो वो बच्चा उन बच्चों को काउंट कर सकता है। सेम टू सेम मैं क्या करता हूं, उसके बाजू वाले बंदे को उठाता हूं, बाजू वाले स्टूडेंट को उठाऊंगा, उससे भी काउंट करने को बोलूंगा, वो भी जब काउंट करेगा तो उसका भी आंसर सेम टू सेम आने वाला है। मैं अगर किसी एक लड़की को उठाता हूं और लड़की को बोलता हूं कि अब आपको काउंट करना है, उस लड़की ने भी काउंट करने के बाद आंसर आपको सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि एक क्लासरूम जो होता है उस क्लासरूम के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर यस, it is an it is an example of set,
ये सेट का एग्जाम्पल है। क्या है? ये सेट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज काउंटेबल। ये हम लोग गिन सकते हैं। इट इज काउंटेबल, ये हम लोग गिन सकते हैं। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं होगा, इसलिए ये एग्जाम्पल सेट का है। मेरे ख्याल से अभी समझ में आया होगा आपको कि सेट हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, नेचुरल नंबर जो होते हैं बेटा, वो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अपने, देखो एक मिनट, कैंसिल आउट करता हूँ। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अपने शेप। ओके, चलो देख लो बेटा, इधर नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं अपने, ये देखो, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। इधर 0 रहता है, ये 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं इधर -1 -2 रहता है। ठीक है, लेकिन अपना नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेकर, 1 से लेकर इधर अप टू इंफिनिटी तक, ये पूरा क्या पूरा कौन है? नेचुरल नंबर है। तो बेटा उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा है हम लोगों को कि आप लोगों को द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बेटा लेस देन 100 मतलब 100 से छोटे, मतलब कहां तक? 99 तक। तो बेटा 1 से लेकर अप टू 99, आगे है लास्ट में 100। तो लेस देन 100 मतलब अप टू 99। 1 से लेकर 99 तक वैल्यूज कितने होते हैं? 99 वैल्यूज होते हैं, 99 नंबर्स होते हैं। तो क्या हम लोग 100 से नीचे वाले जो है, मतलब 1 से लेकर चालू होने वाले नेचुरल नंबर्स और 100 से कम, मतलब 1 टू 99 तक हम लोग नेचुरल नंबर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यस, it is a type of set, it is a type of set or it is an example of set because, शॉर्टकट में लिख रहा हूं ये, because it is काउंटेबल। ये काउंटेबल है, ये हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो सेट का एग्जांपल है। समझ रहे हो बेटा? ये नेचुरल नंबर शुरुआत होती है 1 से, और उन्होंने बोला 100 से लेस ऐसे नंबर चाहिए आपको। कौन से नंबर चाहिए? लेस देन 100, 100 से छोटे नंबर चाहिए। तो 100 से छोटे नंबर मतलब 99 तक, 99 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। और ये किसी को भी हम लोग बोले कि आप काउंट कर सकते हो, तो क्या 100% पर्सन टू पर्सन ये वैरी नहीं होगा, सब लोग इसे काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है, इसलिए ये सेट का टाइप है। इसका आंसर वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत पॉपुलर राइटर है मुंशी प्रेमचंद। और एक पॉपुलर राइटर जो होता है उसने कितने नंबर ऑफ नोवेल्स राइट किए हुए हैं, इसका रिकॉर्ड रहता है बेटा। ठीक है, चलो हम लोग ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को मुंशी प्रेमचंद के बारे में पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पता होने से नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओरिजिनली मुंशी प्रेमचंद इन्होंने जितने भी नोवेल्स राइट किए हैं, जितने भी नोवेल्स लिखे हुए हैं, उनका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। समथिंग मान लो जैसे कि 10 लिखे हुए, 8 लिखे हुए, 5 लिखे हुए, 4 लिखे हुए, ऐसा फिक्स है कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे हुए। फिक्स है, इसका मतलब काउंट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर आदमी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर राइटर का नाम यहाँ पे है, और उन्होंने कितने राइट किए, उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हुए हैं,
इसका हमारे पास कलेक्शन है। हमारे पास मतलब हमारे पास नहीं भी हो तो एक कहाँ पर तो भी उनके लिखे हुए, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हुए उसका रिकॉर्ड कहाँ पर तो भी होगा, इसलिए ये काउंटेबल है। इसलिए यस, ये सेट है। यस, इट इज अ टाइप ऑफ सेट। ये सेट का टाइप है। और ये सेट का टाइप है इस क्यों, क्योंकि बिकॉज उन्होंने लिखे हुए जितने भी नॉवेल्स हैं वो हम काउंट कर सकते। यस, बिकॉज इट इज काउंटेबल। ये काउंटेबल है। उन्होंने जितने भी लिखे हुए हैं ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल है करके दिया हुआ जो है एग्जाम्पल, वो सेट का एग्जाम्पल है। चलो बढ़ते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ओके, चलो अब ये इंटीजर्स जो है वो इंटीजर्स हम लोग पहले क्या करते हैं, एक लाइन पे इंटीजर्स पहले बना देते हैं हम लोग। चलो ये लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। चलो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मैंने खींच दी है। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। चलो अब उसके ऊपर देखो, यहाँ पे ये समझो यहाँ पे सेंटर पे है 0, उसके बाद में राइट में 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। बेटे जो नंबर लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा, ये पूरे नंबर सिस्टम पे जितने नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरे नंबर जो है ये कौन है, इंटीजर्स है। ये जो पूरे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है। आज का लेक्चर पूरा खत्म होने के बाद मैं कुछ नंबर सिस्टम आपको लिखा के देता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। या फिर ये अपना जो है फिलहाल वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब इंटीजर्स के बारे में तो हम लोगों ने पता कर लिया है, लेकिन हम लोगों को इवन इंटीजर्स चाहिए। अब बेटा इवन नंबर किसे कहा जाता है, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। तो 2 के टेबल में आने वाले इंटीजर्स कौन से हैं, इवन इंटीजर्स। ये देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और ये आगे जितने भी आएंगे वो सब इवन इंटीजर्स में आ जाते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी पर्सन को पूछे कि इवन इंटीजर्स कौन कौन से, तो वो सभी इसका ही आंसर देने वाले। मतलब ये फिक्सेबल है, ये फिक्स है, ये कभी किसी आदमी के कहने से ये चेंज होने वाला नहीं है। मतलब इसका रिकॉर्ड है ना, तो इसका मतलब ये कुछ चेंज होने वाले नहीं है। तो ये जो सब है ये इवन इंटीजर्स है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं मतलब सबका आंसर एक ही आने वाला है, किसी का आंसर ये चेंज होने वाला नहीं है। देयरफॉर यस, ये भी यस, इट इज ए टाइप ऑफ सेट। ये सेट का टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ सेट। एंड देयरफॉर क्यू सेट है, सॉरी देयरफॉर नहीं, क्यू सेट है बिकॉज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर जो है नॉट वेरिंग। ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं होने वाला, सबका आंसर एक जैसा ही आने वाला है करके दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो सेट का एग्जांपल है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बेटा जिसके पास बुक होगा, जिसके पास बुक होगा उसने बुक निकालो, बुक निकालने के बाद क्वेश्चन काउंट करो कितने क्वेश्चन है, तो ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। किसी को भी पूछा जाए, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को पूछा जाए, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर उनको हम बोलेंगे कि ये जो चैप्टर है दिया हुआ, उस चैप्टर में के जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का हम लोगों को क्या करना है, कलेक्शन करना है, तो वो सभी के सभी
इसका कलेक्शन कर सकते हैं, सभी के सभी से काउंट कर सकते हैं और सभी का आंसर भी एक जैसा ही आने वाला है, क्योंकि जितने होंगे क्वेश्चंस बस उतने ही वहां पे आंकड़ा आएगा। इसका मतलब ये सेट का टाइप है। यस, इट इज अ टाइप ऑफ सेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी होने वाला क्वेश्चन नहीं है, सबका आंसर एक जैसे आने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में मोस्ट डेंजरस जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द, वो भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी एनिमल्स है उसमें से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो होंगे उनका क्या करना है बेटा, आपको कलेक्शन करना है। अब मान लो वापस से, ये आपको पता है लेकिन फिर भी दो यहाँ पे मैं कैटेगरी लेता हूं, एक मैं लेता हूं बॉयज और एक मैं लेता हूं यहाँ पे गर्ल्स। अब बेटा अगर इनसे पूछा जाए कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से होते हैं, तो ये बताएंगे टाइगर, है कि नहीं, ये बताएंगे लॉयन, है कि नहीं, ये इस तरीके के बताएंगे। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है वो बोलेंगे सर कॉकरोच, है कि नहीं, कुछ लड़कियां, है कि नहीं बेटा, कुछ लड़कियां बोलेंगी डॉग, कुछ लड़कियों को छिपकली से भी डर लगता है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस इन दोनों के बीच में आने वाले हैं। इसका मतलब अब जरूरी नहीं कि एक लड़का और लड़की, ये जोक्स का पार्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि लड़का और लड़की के ही बीच में ये पूछा जाए। दो अगर अलग अलग लड़कों को भी पूछा जाए तो कुछ लड़कों को डॉग अच्छा लगता है, तो कुछ लड़कों को डॉग से मतलब डेंजर क्रिएट, उनको ऐसा लगता है, डर लगता है कि नहीं। तो कुछ बच्चे डॉग का नाम लेंगे डेंजरस एनिमल में, कुछ बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा है कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या होने वाला है, वेरी होने वाला है। तो ये जो है ये सेट का टाइप नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये सेट का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या होने वाला है, वेरी होने वाला है। बिकॉज आंसर इज वेरी फ्रॉम क्या बेटा, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या होने वाला है, वेरी होने वाला है, इसलिए सेट का टाइप नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ये जो अपना पहला क्वेश्चन था पहले प्रैक्टिस सेट का, ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा के दिया है। अब बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आ रहा था, एक क्वेश्चन बीच में आया था, तो एक पेज में यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। ऐड करवाने के बाद मैं आपको वहां पे थोड़ा सा चलो बताता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा जितना हो सके मेरे से उतना मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ताकि अगले वाले क्वेश्चन जो हुए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक शेप लूंगा, शेप में मैं यहाँ पे चलो कलर ये ले लेता हूँ और शेप है लाइन का। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लाइन यहाँ पे मैंने खिंचवा दी। ठीक है, लाइन खिंचवाने के बाद चलो अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये सेंटर में रहेगा 0, उसके बाद में यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, एकदम आराम से आपको समझा के देता हूँ। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। इधर जा रहे हैं आगे, इधर भी आगे वैल्यूज जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अब बात यह है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ होल नंबर। ठीक है, कौन से नंबर, होल नंबर। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान दो। हाँ बेटा, जो नंबर्स यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और राइट साइड क्या 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर कहते हैं। जो नंबर्स 0 से आगे स्टार्ट होते हैं, जो नंबर्स
जीरो से आगे राइट साइड में प्लस वाले जितने भी होते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब होल नंबर के बाद में सेकंड वाला जो है वो है, देख लो यहाँ पे, होल नंबर के बाद में नेचुरल नंबर। सेकंड वाला कौन सा देख रहे हैं अपन यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये जो नेचुरल नंबर है बेटा, तो ये इस जीरो का अगर अपन छोड़ देते हैं और वन से लेकर आगे यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो वन से लेकर आगे वाले जितने भी वैल्यूज होते हैं, जीरो को छोड़ के, ये जीरो छोड़ना है आपको। चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो वो होल नंबर बन जाएगा, और होल नंबर में से जीरो में गायब कर दूं तो वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये जीरो से लेकर अगर आगे के आप सोचते हैं तो उसे हम होल नंबर कहेंगे, और अगर वन से सोचते हैं आगे तो उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वन वाला ये हो गया। उसके बाद में इवन नंबर, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। ठीक है ना, सबसे पहले तो इवन नंबर तो चेक कर लेते हैं बेटा। इवन नंबर, अभी एक क्वेश्चन आगे गया, इवन नंबर हम किसे कहेंगे, जो नंबर्स 2 के टेबल में आता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। जो नंबर्स, जितने भी नंबर्स है जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में सोच रहे हैं, बराबर है ना। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, जो नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जिसे हम कहेंगे, एक मिनट, प्राइम नंबर। और दूसरा वाला जो है उसका नाम है कंपोजिट नंबर। बस इतने देख लेते हैं, बाकी के बाद में देखेंगे। ठीक है ना, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो ये जान लो कि बेटा ये जो वन होता है, ये वन प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप नीचे जाके बहुत सारी वीडियोस जो है उसमें मेरा नाम डाल के चेक कर सकते हो। व्हाई नाइदर वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा डालने से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कर लेना वहां पे। तो सबसे पहले वन जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। लेकिन ये होता क्या है प्राइम और कंपोजिट, तो बेटा जो वैल्यूज खाली खुद के टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में नहीं आते हैं, जो वैल्यूज खुद के टेबल में आते हैं उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। और जो टेबल खुद के तो टेबल में आते ही है लेकिन दूसरे के भी टेबल में आते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये 2 देख लो इधर, सबसे पहले ये 2 बेटा देख लो, ये 2 किसके टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, और किसी के टेबल में आएगा कि ये नहीं आएगा, ये दूसरे के टेबल में नहीं आएगा, खुद के टेबल में आएगा, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। चलो नेक्स्ट वाला वैल्यू 3, 3 1 जा 3, बेटा चेक करो ये भी खाली खुद के टेबल में आने वाला है, दूसरों के टेबल में नहीं आने वाला है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। अब मान लेते हैं ये 4, बेटा चलो 4 1 जा 4, और 4 किसके टेबल में आता है बेटा, 4 और 2 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो 4 वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू खुद के तो टेबल में आती ही है लेकिन दूसरे के भी टेबल में आती है, तो ये चली जाएगी कंपोजिट में। समझ रहे हो बेटा। चलो अब नेक्स्ट वाला वैल्यू 5, 5 किसके टेबल में आता है बेटा, 5 खाली उसके खुद के टेबल में आता है, तो ये खुद के टेबल में आता है तो ये चला गया प्राइम नंबर में। 6 किसके टेबल में आता है बेटा, 6 1 जा 6, और ये 3 2 जा 6, और ये 2 3 जा 6, मतलब खुद के अलावा ये दूसरे के भी टेबल में आता है करके ये किस में चला जाएगा, कंपोजिट नंबर में। जो वैल्यूज खाली खुद के टेबल में आते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और जो वैल्यूज खुद के अलावा दूसरे के भी टेबल में आते हैं तो उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। चलो तो फिर ये 7 इधर आएगा, ये 8 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 11 इधर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 एंड सो ऑन।
चेक करो बेटा, ये सभी के सभी वैल्यू खुद के टेबल में तो आते ही है और दूसरे को भी टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जो वैल्यू खाली खुद के टेबल में आते हैं उसे हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर बुलाते हैं। और एट द लास्ट मैं एक यहाँ पे ऐड करूंगा जिसका नाम है यहाँ पे इंटीजर्स, जिसका नाम है इंटीजर्स। ये सभी नंबर जो है उसमें एक ऐड कर रहा हूं मैं इंटीजर्स। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे अभी फिलहाल जितने भी वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, जो राइट साइड में भी है और जो लेफ्ट साइड में भी है, उसे चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो, उन सबको मिला के हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरीके से मैंने कुछ गिने चुने नंबर सिस्टम नंबर्स जो है कैसे ध्यान में रखना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है चलो देख लो पहले। लेट ए, एक सेट दिया हुआ है उन्होंने, ए जो है 1 2 3 4 5 6, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, 1 2 3 4 5 और 6। और उन्होंने बोला इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये वाला या फिर और ये वाला, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये भी जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लैंक स्पेसेस पे आप लोगों को क्या करना है, एक तो ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे इन ब्लैंक स्पेसेस पे लिखना है। चलो सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते बेटा। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या? ये उस फैमिली से बिलोंग करता है, ये उस फैमिली में है, ठीक है। और ये जो सिंबल है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। अगर इसके ऊपर हम लोग ऐसा कट करते तो ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। अब ध्यान में रहे बेटा, ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो सबसे पहले ए जो सेट है हमारा, ए सेट, सब तरफ आपको ए सेट दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये ए सेट में जितने भी वैल्यूज है, ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं, ये सभी के सभी जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज बिलोंग करते हैं सेट ए से। इसका मतलब क्या कि ये ए सेट के ये छोटे छोटे पिल्ले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो उनका कहना है कि इन सभी ब्लैंक स्पेसेस पे आप लोग बोलो कि ये बिलोंग्स टू लगेगा कि नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। बिलोंग्स टू मतलब ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये उस फैमिली में है। किस फैमिली में? ए वाले फैमिली में। चलो चेक करते बेटा, देखो बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है। बोलो बेटा मुझे 5 बिलोंग करता है क्या ए से? इसका मतलब 5 ए में है क्या? ए में 5 है क्या? हाँ बेटा है, दिखाई दे रहा है 5 है, 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा बेटा बिलोंग्स टू। समझ रहे हो कितना इजी है? चलो सेकंड वाला, 8 ए में है क्या? ए में चलो देख लो एक बार। हाँ चलो 8 है क्या बेटा इसमें? 8 दिखाई दे रहा है आपको? ए में है 8? नहीं है, तो यहाँ पे सिंबल आएगा नॉट बिलोंग्स टू। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, 0 बेटा ए में है क्या? है, 0 है ए सेट में, ये वाले सेट ए में 0 है क्या? नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट, 4 है क्या ए में? 4 है क्या? हाँ है, 4 है ए में, तो यहाँ पे आएगा बेटा बिलोंग्स टू। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, 2 है क्या ए में? हाँ है, तो यहाँ पे आएगा आपका बिलोंग्स टू। 10 है क्या ए में? नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। इसमें 10 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। बेटा समझ में आएगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये जो दिए हुए नंबर से ये इस वाले सेट में है, ए वाले सेट में है कि नहीं है? अगर है तो वहां पे बिलोंग्स टू आएगा, अगर नहीं है तो वहां पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। कितना सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यस ओके,
अब ये क्वेश्चन लेने से पहले मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके आपको इसका थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो देख लो बेटा। अब यहाँ पे बात यह है कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे सेट्स के एग्जाम्पल जो है वो लिखने के जो दो मेथड्स है, वो दो मेथड्स हम लोगों को पहले यहाँ पे समझ लेने चाहिए, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं ये सेट्स, ठीक है। और इस सेट के लिखने के दो यहाँ पे मेथड्स है। एक मेथड जो है उसका नाम है लिस्टिंग मेथड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लिस्टिंग मेथड। और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है रूल मेथड, ठीक है। कितने मेथड्स है? दो मेथड्स है। ये जो सेट के एग्जांपल होते हैं, वो सेट के एग्जांपल्स को हम लोगों को क्या करना होता है? सेट के एग्जांपल्स को हमको लिखना होता है। और सेट के एग्जांपल जो होते हैं हम दो मेथड से उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड जो है वो है लिस्टिंग मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है रूल मेथड। और यहाँ पे इनके और दो कॉमन, मतलब इसको और में और दो नेम है। लिस्टिंग मेथड को ही हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और जो रूल मेथड होता है उसको ही हम दूसरा नाम देते हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है उसका? सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपको यहां से आगे हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको इन चारों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो आपको वहां पे समझ आना चाहिए कि लिस्टिंग मेथड ही रोस्टर फॉर्म है और रूल मेथड ही सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ रहे हो बेटा? तो अब बात यह है कि आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन किस मेथड से और कैसे सॉल्व करना है। अब ये दोनों मेथड होती कैसी है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात यह है, एक जनरल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये आंसर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों मेथड से, ठीक है ना। एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, और वो एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। बहुत ही जनरल एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक। एक जो वीक होता है हमारा, जो हफ्ता होता है, उसके डेज लिखना है। तो बेटा सबसे पहले मैं ये किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये सेट्स के दो जो टाइप है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ताकि अगले वाले जो क्वेश्चन में जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिस्टिंग मेथड। बहुत ही इजीएस्ट मेथड है ये। दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हम लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे, और साथ ही में हम लोग रूल मेथड से भी इसका आंसर कैसे लिखते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग मेथड से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। बेटा इसके नाम में ही है लिस्ट। क्या बनानी है हमको? लिस्ट बनानी है। लिस्टिंग मेथड, लिस्ट बनानी है। जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर की लिस्ट बनानी है। तो लिस्टिंग मेथड, डेज, कितने डेज होते हैं बेटा वीक में? 7 डेज होते हैं, बराबर है। कौन से डेज होते हैं अभी मैं फुल फॉर्म में आंसर नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों ने समझ जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये संडे है कि नहीं, कॉमा करके एक एक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे लिखते जाएंगे। संडे है, उसके बाद में मंडे है, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट में सैटरडे। बेटा मैंने फुल फॉर्म लिखे नहीं है, आपको लिखना है, इस समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
ये जो हमारा क्वेश्चन था डेज इन अ वीक, वीक में के कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते, 7 डेज होते, तो जो 7 डेज होते उनके आंसर्स मैंने क्या करे, कॉमर्स करके सभी के सभी जितने भी डेज है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये देखो लिस्ट, तो इसको बोलते हैं बेटा लिस्टिंग मेथड। ऐसा लिस्ट करके लिखना कॉमा करके, उसे बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड। और ये जो दूसरा रूल मेथड है बहुत इजी बेटा, प्यारा, ये भी देख लो। क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, ऑब्लिक करेंगे, वापस से एक्स लिखेंगे, एक्स ऑब्लिक एक्स, पूरा के पूरा क्वेश्चन लिख डालेंगे। या फिर अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो थ्योरेटिकल इसका आंसर लिखना है, थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल आंसर जब लिखेंगे ना हम लोग, तो वहां पे होना ऐसा चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है वो वहां पे पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो एक्स ऑब्लिक एक्स, एक्स ऐसा सेट है कि जिसमें एक्स आर द डेज, एक्स आर द डेज इन अ वीक। बेटा इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा थ्योरेटिकल आंसर जब लिखना हो तो उसे बोलते हैं हम लोग रूल मेथड। एक्चुअल में रूल मेथड में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरीके से थ्योरी होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल टाइप। लाइक ये अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है करके, उसका आंसर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा कि एक्स ऐसा सेट है जिसमें एक्स आर द डेज, एक्स ऐसे डेज है जो वीक में आते हैं, एक वीक में 7 डेज आते हैं। तो ये थ्योरेटिकल आंसर हुआ और ये लिस्ट करके आंसर हुआ। जब लिस्ट करके आंसर रहेगा तो उसे हम लिस्टिंग मेथड बोलेंगे, और ऐसा थ्योरेटिकल टाइप आंसर रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि सेट चैप्टर जो है उसके जो भी एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल्स को लिखने के दो मेथड्स है। एक मेथड जो है उसका नाम है लिस्टिंग मेथड, उसी को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। और जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं हम लोग रूल मेथड, और रूल मेथड को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। और ध्यान में रखना बेटा, ये इसके दो नाम और इसके दो नाम मिलाकर चार, टोटल 4 नाम हो गए। तो 4 नामों में से कोई भी नाम वो आपको दे सकते हैं, उस नाम से आपको पहचानना है कि कौन से मेथड से आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वाले थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और चेक करो बेटा यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में आंसर लिखना है हम लोगों को, रोस्टर फॉर्म में। पिछला पेज निकाल के देखते हैं हम लोग, रोस्टर किसे कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड को। इसका मतलब दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर हमको लिस्ट बना के लिखने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे देख लो, x इज एन इंटीजर। चलो सबसे पहले इंटीजर्स निकाल लो बेटा, नंबर लाइन ले लो यहाँ पे। ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पे खिंचवा दी है। यहाँ पे सेंटर में है समझो 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे मैंने वैल्यूज क्या करे यहाँ पे पूरे नंबर, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके वहां पर वैल्यूज मैंने लिख के दी है। यहाँ पर और भी आगे जा सकते हैं, इधर भी आगे जा सकते हैं बेटा हम लोगों को। लेकिन पता है क्या, इंटीजर्स यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, x इज एन इंटीजर। बेटा हम लोगों को पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये नंबर लाइन के ऊपर प्लस वाले रहो या फिर माइनस वाले रहो, सभी के सभी जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को आंसर में ऐसे इंटीजर्स लिखना है जो इधर वैल्यू कौन सा है -3 और इधर वैल्यू कौन सा है बेटा 7। ठीक है, जो इंटीजर्स कौन है हमारे, x कहाँ पे, यहाँ पे बीच में। तो x जो है तो ये 7 से कैसा है बेटा, इधर एक मुंह है इधर 2 है, जहां पे 2 मुंह होते हैं वो बड़ा होता है, मतलब 7 बड़ा है, इसका मतलब x छोटा है। किससे छोटा है, 7 से छोटा है। इसका मतलब ये 6 से इधर हम लोगों को गिनना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा, 7 से x कैसा है, 7 से छोटा है। ये जो x है ये इस 7 से कैसा है, छोटा है। 7 से छोटा मतलब उसमें हम लोग 7 ले सकते हैं क्या,
नहीं, हम लोग 7 उसमें ले नहीं सकते, 7 से छोटे चाहिए, मतलब 6 5 4 3 2, ठीक है। और ऐसे कब तक छोटे चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो -3 से x कैसा है, बड़ा है, क्योंकि दो मुंह x की तरफ है और एक मुंह -3 की तरफ है। इसका मतलब -3 जो है वो x से छोटा है, -3 जो है वो x से कैसा है, छोटा है। इसका मतलब x बड़ा है -3 से। अब -3 से बड़ा मतलब ये इधर राइट साइड में जब हम जाते हैं तो बड़ा बड़ा होते जाता है, और लेफ्ट साइड में आते हैं तो छोटा छोटा होता है। तो हमें ऐसी x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। और साथ ही में यहाँ पे उन्होंने ये ऐसा वाला सिंबल दिया है, इसका मतलब होता है कि ये एक तो लेस है या फिर इक्वल भी है। इसका मतलब ऐसा सिंबल जब जहां जहां पर आएगा वहां पर आपको वो वाली वैल्यू भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ये -3 भी लेना पड़ेगा, -3 -2, -3 या फिर -3 से बड़ा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा या फिर -3 के इक्वल और 7 से छोटा। तो बेटा इसका आंसर आएगा यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू, देख लो -3 भी चलेगा इसमें क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है नीचे। तो वैल्यूज देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा चाहिए हमको, 7 से छोटा चाहिए और -3 से बड़ा चाहिए या फिर इक्वल टू -3, -3 से बड़ा या फिर -3 भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो -3 भी आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर रोस्टर फॉर्म में निकाल के दिया है। बेटा समझ रहे हो ये? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अभी जो नंबर लाइन खींची थी वापस से एक बार खींचता हूं मैं, और ये देखो यहाँ पे ये 0 है, इधर -1 -2 ऐसे वैल्यूज है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे वैल्यूज है, ठीक है ना बेटा। तो चलो हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 1 से लेकर, नेचुरल नंबर 1 से लेकर आगे के वाले जो होते हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। और उन्होंने हमको ऐसे नेचुरल नंबर पूछे जो है लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे, तो 6 आएगा क्या उसमें, नहीं, 6 से छोटे, लेस देन 6, 6 से छोटे वाले कौन कौन है बेटा, 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, दूसरे नंबर नहीं होने चाहिए, हमको चाहिए बस नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर कहां से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की, 1 से, 1 से लेकर लेकिन 6 से छोटे, ये 6 नंबर जो है 6 नंबर से छोटे कौन कौन आएगा बेटा उसमें, 5 4 3 2 और बस 1, क्योंकि इधर के जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 के आगे वाले लेकिन लेस देन 6, 6 से छोटे वाले, तो ये नंबर्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बेटा बी इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 एंड 5, 6 से छोटा चाहिए, 6 चाहिए क्या उसमें, नहीं, 6 से छोटा चाहिए, तो ये 6 से छोटे हो गए और 1 से स्टार्ट वाले नेचुरल नंबर, ठीक है ना। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। x is a 2-digit natural number such that the sum of the sum of its digits is 8। बेटा आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। अब नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से लेकर आगे, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से लेकर आगे, लेकिन बेटा 1 1 डिजिट है, 2 भी 1 डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जितने भी डिजिट है सभी एक डिजिट है, बराबर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है बेटा 10 से, ये देखो 2 डिजिट है कि नहीं। उसके बाद में रहता है ये 11 12 13 14, है कि नहीं। तो ऐसे करते 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 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो होते हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर वो कहां तक होते हैं, वो होते हैं 99 तक। क्यों बेटा, क्योंकि इसके बाद में जो 100 आने वाला है वो तो 3 डिजिट का है, और 3 डिजिट का हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो 2 2 डिजिट वाले जो जितने भी नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं,
तो उनमें आपको सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, उनका सम करने के बाद, उनका एडिशन करने के बाद, वो दो डिजिट जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनका एडिशन करने के बाद उसका सम कितना आना चाहिए, तो आपको सम आना चाहिए 8। चलो अब ये वैल्यूज है 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद में 16, 17 है ना, 18 और ऐसे 99 तक। तो बेटा अब ये जितने भी वैल्यूज है उनके सम करना है और सम का आंसर यहाँ पे आना चाहिए 8। चलो देखो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग लिखवा देते हैं, ठीक है। चलो अब इन दोनों का सम करो बेटा, 1 + 0 1, 8 आया क्या, 8 आया क्या आंसर, नहीं। 1 + 1 करो 2, नहीं। 1 + 3 करो, नहीं। 1 + 4 करो, नहीं। 1 + 5 करो, नहीं। 1 + 4 करो, 1 + 5 करो, 1 + 6 करो, नहीं आ रहा है बेटा। 1 + 7 कर लो। 1 + 7 का एडिशन कितना आ रहा है बेटा, 1 + 7 8 आ रहा है। इसका मतलब हमको हमारी पहली वाली वैल्यू मिल चुके हैं। उसके बाद में 18 का आंसर 9 आएगा, 19 का 19 का 19 10 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देख लो, ये 18 का आंसर नहीं आएगा, 19 का नहीं आएगा, 20 का नहीं आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26। चलो बेटा सबकी एडिशन कर लो, किसी का भी आंसर सम करने के बाद एडिशन करने के बाद 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 करके नहीं आ रहा है बेटा। अगली वाली वैल्यू मिल रही है हमको 26। देखो चेक करो, 2 + 6 8 आ रहा है, उसके अगली वाली वैल्यू मिल रही है बेटा हमको 35। चेक करो बेटा दोनों का एडिशन 8 आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में वैल्यू मिल रही है 44, नेक्स्ट वाली वैल्यू है 53, उसके अगली वाली वैल्यू है बेटा 62, उसकी अगली वाली वैल्यू है 71, उसकी अगली वाली वैल्यू है 80। अब इसके बाद में कोई भी वैल्यू आने दो आपको, उसका आंसर, उसका सम करने से आपको 8 नहीं मिलने वाला। और इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले लो और उनका सम कर लो, उनकी एडिशन कर लो, आपको एडिशन करने के बाद आपको टोटल सम मिलेगा 8 ही। चेक करो, 8 + 0 8, 7 + 8 6 + 2 8, 1 + 7 8। तो ये सी सेट जो है, जो यहाँ पे मिला है, उन सब का सम करने से आपको सम मिलने वाला है 8। तो ये उसका आंसर यहाँ पे हो चुका है। एग्जाम में आपको ये ऐसा, ये जो मैंने करके दिया ऐसा नहीं करना है बेटा, ये आपको समझने के लिए मैंने करके दिया, ये वैल्यूज आपको लिखनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की तरफ। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। बेटा होमवर्क में है आपको, क्या है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, और फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसका क्या करना है वो बता देता हूँ। बेटा प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है कि प्राइम नंबर होते क्या है। बेटा प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, देन 7, 9, 11, 9 नहीं आएगा इसमें, 7, 11, 13, 17, ये सभी प्राइम नंबर्स है। अब आपको करना है यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेना है। क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है विच इज डिविजर ऑफ 60, मतलब 60 को उसने डिवाइड होना है। ऐसे इसमें से कौन कौन से नंबर है वो नंबर्स आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। उसके बाद में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। क्या करना है, लेटर्स लिखना है बेटा। किसमें से, इन द वर्ड, ये वर्ड दिया हुआ है आपको ट्रिग्नोमेट्री। क्या करा हुआ है, ये वर्ड दिया आपको ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से आपको लेटर्स लिखना है। और ध्यान में रहे सेट में, जब भी हम सेट के एग्जांपल देख रहे होते हैं वहां पे ध्यान में रहना, कोई भी एक आध वर्ड रहा और उसमें के लेटर हमको जब लिखना है या फिर वैल्यूज रहे अलग अलग से, उसमें ध्यान देना है भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। अब चलो ये लेटर देख लो, सबसे पहला लेटर कौन सा है यहाँ पे बेटा, टी। उसके बाद में आर है, उसके बाद में आई है, जी है, ओ है, एन है, उसके बाद में वापस ओ है। बेटा 2 बार ओ आया हुआ है चलेगा नहीं, एक ही बार लिखना है, ओके। उसके बाद में एम है, उसके बाद में ई भी है, उसके बाद में बेटा टी रिपीट हो रहा है नहीं चलेगा, उसके बाद में आर भी रिपीट हो रहा है नहीं चलेगा, और फाइनली वाई। बेटा ये बन चुका है हमारा आंसर। ये सभी के सभी लेटर्स है किसमें के, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में से। कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर मैंने यहाँ पे
रिपीट होने नहीं दिया है, ठीक है ना। सभी के सभी लेटर्स मैंने लिखे हैं, कोई भी वर्ड बारंबार कंटिन्यूअसली रिपीट यहाँ पे हुआ नहीं, एक बार भी रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड रिपीट में आता है उसे आप लोग एक बार जरूर लिख सकते हैं, कोई टेंशन का काम नहीं है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल का आंसर भी यहाँ पे हो चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हो आप, ये भी होमवर्क में दे दूं, कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ठीक है। बेटर वर्ड जो है, इस बेटर वर्ड के आपको लेटर्स लिखना है, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम है। पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है उसके तरह ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस तरीके से मैंने आज के पूरे लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो 1.1 है, एज पर एनसीईआरटी जो सेट चैप्टर है, उस सेट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है, उस 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है, वो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको करवा के दिए हैं। ध्यान रहे, कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इसके ऊपर के आए हुए प्रीवियस PYQs जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और साथ ही में ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो वन शॉट है वो भी हम लोग इसका लेने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, कंटिन्यूसली वीडियोस वगैरह देखते रहिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं वो भी आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। इसके अगले वाले जो 3 क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है।